अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप लोगों की साइकोलॉजी की क्लास है और आज हम आपका क्वेश्चन पेपर वाला सेशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम उससे जरूरी कुछ चीजें हैं जिनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। आज आप लोगों को पहले जो हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था जिन चीजों के बारे में, आज उसी को हम दोबारा से करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट दोबारा से क्लियर हो कि आपने क्या क्या पढ़ा और एग्जाम में क्या चीजें आने वाली हैं और कितने मार्क्स की आने वाली हैं। आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, तो आपको किन लेसन्स पे ज्यादा फोकस करना है। तो आपका जो सिलेबस है, ये बात शुरू में बता दी गई थी कि दो जगह डिवाइड कर दिया गया था, जिसमें से एक हिस्सा जो है 40 मार्क्स का है और एक हिस्सा आपका 60 मार्क्स का है। 40 मार्क्स आपका टीएमए का है, असाइनमेंट का, जो कि आप ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके अलावा पब्लिक एग्जामिनेशन, यानी कि अब जो आपके टर्म एंड एग्जामिनेशन होने वाले हैं, टीईई जिसकी शॉर्ट फॉर्म है, वो होगा आपका 60% सिलेबस पे, यानी कि आपको पूरी किताब नहीं पढ़ाई गई और ना ही आपको एग्जाम के लिए पूरी किताब पढ़नी है। आपको 27 लेसन में से सिर्फ 16 लेसन ऐसे हैं जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने हैं, यानी कि 11 लेसन आपके ऑलरेडी कट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये वो लेसन हैं जिनको आपको अब फोकस नहीं करना, ये आपने अपने असाइनमेंट में कर लिया है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि आपके एग्जाम में जो लेसन आने वाले हैं वो 16 लेसन हैं और वो कुछ इस तरीके से हैं। मैंने आपको पढ़ाते वक्त भी मॉड्यूल के बारे में बात जरूर की थी। हमेशा मैं जब भी कोई नया मॉड्यूल शुरू होता था तो मैं बताती थी कि आपका नया मॉड्यूल शुरू हो गया है। देखिए, मॉड्यूल क्या है, ये आपकी इकाइयां हैं जिनके अंदर कुछ लेसन हैं। आपके टोटल 27 लेसन है, लेकिन 27 लेसन को 7 जगह पर बांट दिया गया है। यानी कि पहला है फाउंडेशंस ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि बुनियादें, नफ्सियात की बुनियादें। ठीक है, तो इसमें आपका पहला लेसन था जो कि हमने पढ़ा तो था, लेकिन ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ये इसलिए जरूरी था ताकि आप नफ्सियात को एज ए सब्जेक्ट समझ सकें कि ये क्या है। ठीक है, लेकिन इसको आपको एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है लेसन नंबर 2 एंड लेसन नंबर 3। इसके बाद मॉड्यूल नंबर 2 जो है आपका बेसिक और साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस, यानी कि नफ्सियाती आमाल की बुनियादें या बुनियादी नफ्सियाती आमाल। इसमें से लेसन नंबर 6 और 7, जैसे ये एक पहला लेसन नहीं आ रहा, इसी तरह से लेसन नंबर 6 और लेसन नंबर 7 आपको नहीं पढ़ना। आपको जो पढ़ना है वो है लेसन नंबर 4, 5 और 8, ये 3 लेसन आपको पढ़ने हैं। इसके बाद आपका तीसरा मॉड्यूल है ह्यूमन डेवलपमेंट, इंसानी नशोनुमा। इसमें से भी आपको लेसन नंबर 9 नहीं पढ़ना और कौन से लेसन पढ़ने, लेसन नंबर 10, 11 और 12, ये आपको तीनों पढ़ने हैं। इसके बाद चौथा मॉड्यूल है आपका सोशल साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस, यानी कि समाजी नफ्सियाती आमाल। इसमें से लेसन नंबर 13 और 16 को कट कर दिया गया है और आपको लेसन नंबर 14 और 15 ये दोनों पढ़ने हैं। इसके बाद पांचवा मॉड्यूल है हेल्थ एंड वेलबींग, सेहत और खुशहाली। इसमें से भी आपका लेसन नंबर 17 नहीं आएगा, लेसन नंबर 18 और 19 आएगा। ये आपको अपनी बुक में भी मार्क कर लेना चाहिए कि कौन सा नंबर का लेसन आपको पढ़ना जरूरी है और कौन सा वाला कट किया जा रहा है, या आप भी कट कर लीजिए, साथ में पेंसिल लेके बैठिए। इसके बाद आपका छठा मॉड्यूल है वर्क लाइफ एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स, यानी कि कारोबारी जगह और माहौलियाती तनाजुर। इसके बाद इसमें 21वां लेसन नहीं करना, 20वां, 22वां और 23वां, ये 3 लेसन आपको एग्जाम के लिए पढ़ने हैं, ये एग्जाम में आपके आएंगे। इसके बाद 7वां और आखिरी मॉड्यूल है आपका योगा से रिलेटेड, जो कि 7th मॉड्यूल है आपका, जिसमें से 3 लेसन आपके नहीं आएंगे, सिर्फ एक लेसन आएगा, लेसन नंबर 26, जो कि लास्ट वीक हमने पढ़ा है ना। तो अभी तो ये बात हो गई मोटे तौर पे कि कौन से 16 लेसन हैं जो आपके आने वाले हैं। अब हम बात करते हैं इनकी मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन की, कि मार्क्स आपके किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो आपके देखिए यहाँ मॉड्यूल्स दिए गए हैं कि आपको हर मॉड्यूल पे कितना फोकस करना है। तो आपका पहला जो मॉड्यूल है, जिस पहले मॉड्यूल के अंदर कुछ लेसन मैंने आपको बताए थे, उसके अंदर आपको 15 लेसन के क्वेश्चन आएंगे। इसी तरह से सेकेंड मॉड्यूल में से 15 नंबर के, तीसरे मॉड्यूल में से भी 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसी तरह से चौथे मॉड्यूल में से भी 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और फाइनली यहाँ आप देखें, आप समझ सकते हैं कि आपके सभी मॉड्यूल्स में से 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे
और आखिरी जो मॉड्यूल है योगा वाला यानी कि लेसन नंबर 26, उसमें से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो सिर्फ एक ही लेसन में वो 10 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, दोबारा से इस पे आते हैं हम, कि ये वाले आपके 2 लेसन जो हैं इसमें आपके 15 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। मैं इसको इधर लिखती हूँ ताकि आपको क्लियर हो, कहीं इसी को ना समझ बैठे। ये 2 लेसन आप पढ़ेंगे तो इसमें से 15 नंबर के क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे। इसके बाद इन 3 लेसन्स में से 15 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। अब आप यहाँ देखिए कि ये 3 जगह 15 नंबर डिवाइड हुए, यानी कि हर लेसन में से 5 नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं। यह हो सकता है किसी एक लेसन में से 8 नंबर के और बाकी दूसरे लेसन में से कम नंबर के क्वेश्चंस आ जाएं, या इस तरह से अलग अलग परसेंटेज हो सकती है। परसेंटेज यहाँ हर लेसन की नहीं बताई, लेकिन मॉड्यूल वाइज आपको ये परसेंटेज बताइए। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो ये सिर्फ 2 लेसन हैं जो 15 नंबर के हैं, तो इसकी बनस्बत इन 2 लेसन पे आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। फिर मॉड्यूल 3 आपका जो है, इसमें लेसन नंबर 10, 11 और 12, इसमें भी 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसी तरह से आप देखिए यहाँ है मॉड्यूल नंबर 4, इसमें से भी आपके 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। हालांकि ये लेसन सिर्फ 2 हैं, तो आप देख रहे हैं कहाँ पर आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। यहाँ पे 2 लेसन और यहाँ पे 2 लेसन आपके 30 नंबर आपको दिलवा सकते हैं अगर आप इनको डेप्थ में जाके पढ़ें। लेकिन अगर आप इन 6 लेसन को पढ़ते हैं, यहाँ पे आपको 6 लेसन पढ़ने पड़ेंगे 30 नंबर के लिए, और यहाँ आपको 4 लेसन में ही 30 नंबर मिल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिन लेसन्स में आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो उनको ज्यादा फोकस करके पढ़ें। हालांकि छोड़ना तो आपको इन्हें भी नहीं है, इनको भी पढ़ना है, लेकिन ज्यादा डिटेल में कहाँ जाना है आपको, इन लेसन्स में। अच्छा, मैं अगर आपसे बात करूं कि ये वाले जो 2 मॉड्यूल्स हैं आपके, बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, इसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन तो आएंगे, लेकिन जहां हम बात करते हैं लेसन नंबर 2 और 3 की, और इसी तरह से 14 एंड 15 की, तो यहाँ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा आ सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन वो नहीं आएगा जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, वो क्वेश्चन बनाएंगे आपकी समझ को परखने के हिसाब से। ठीक है, वो ये देखेंगे कि बच्चे को समझ में कितना आया है। तो हो सकता है कोई स्टेटमेंट आ जाए, इसको समझ के बताइए कि इसके अंदर कौन सी किस्म की समझदारी है, कौन सा किस्म के इंटेलिजेंस की बात की गई है, या इसमें किस चीज की बात की गई है, कौन सा नफ्सियाती पहलू जाहिर किया गया है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। वो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे जैसे आपने बुक में पढ़ लिया है, बल्कि अगर आपने इसको समझ के पढ़ा होगा तो बहुत आसानी से आप पेपर दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने समझ के नहीं पढ़ा, सिर्फ आपने रटाफिकेशन किया है या टर्म्स याद कर लिए हैं, तो ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको नंबर स्कोर करना। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि आप चीजों को समझ के पढ़ें। ठीक है, अच्छा, इसके बाद मॉड्यूल नंबर 5 एंड 6, ये भी 15 मार्क्स के हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि सारे ही मॉड्यूल्स में से आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन आपको ये देखना जरूरी है कि एक मॉड्यूल में कितने चैप्टर्स हैं। तो पहले मॉड्यूल में जैसे आप निशान लगा लीजिए कि 2 और 3 ये दोनों लेसन का एक मॉड्यूल है। हालांकि आपकी बुक में भी अलग अलग मॉड्यूल के हिसाब से जो आपकी फहरिस्त वाला पेज होगा ना, आपकी बुक के फहरिस्त वाले पेज पर अगर आप देखेंगे कंटेंट लिस्ट लिखी हुई होती है, लेसन के नाम लिखे हुए होते हैं जी, ये वाली। इसके अंदर आप देखें तो हर मॉड्यूल के नीचे कुछ लेसन लिखे हुए हैं, उनमें से कुछ लेसन तो मैंने कटवा दिए हैं। यस जी, मुझे दिख गया। हाँ, ठीक है, इसमें आप निशान लगा लीजिए कि कौन कौन से लेसन जो है वो आपके मॉड्यूल वाइज आने वाले हैं। ठीक है, मैं अपनी बुक छोड़ के आ गई, आज जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो मॉड्यूल के हिसाब से हर लेसन को देख लीजिए कि, और अगर आप बुक में भी अपनी देखें तो बुक में भी ऊपर लिखा हुआ होता है मॉड्यूल का नंबर, यानी कि हर लेसन में लिखा हुआ होता है ऊपर, यानी कि सिर्फ लेसन के जहां के शुरू हो रहे हैं वहां पे ही नहीं, बल्कि हर पेज पे भी लिखा हुआ होता है कि कौन सा मॉड्यूल का कौन सा चैप्टर है। तो आपको उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मॉड्यूल नंबर देखिए और यहाँ से लेसन नंबर मार्क कर ले, या तो लिख लीजिए, अभी भी आप लिख सकते हैं। मॉड्यूल का नंबर लिखिए, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, मॉड्यूल नंबर लिखिए और लेसन नंबर लिख लीजिए और ग्रुप बना लीजिए उनके कि ये 3 लेसन का ग्रुप है, ये 3 लेसन का ग्रुप है, इनमें से 15 नंबर का आने वाला है, इनमें से 2 लेसन में से 15 नंबर का आने वाला है, किसी में 3 लेसन में से 15 नंबर का आएगा। जैसे ये वाला मॉड्यूल नंबर 6 है आपका, इसमें 3 लेसन है,
तीन मॉड्यूल ऐसे हैं जिनमें 2 लेसन हैं, जैसे मॉड्यूल नंबर 1, मॉड्यूल नंबर 3 और मॉड्यूल नंबर 5, नहीं सॉरी 4 और 5 तीनों ही है, बल्कि ये वाला और ये वाला। यस, मॉड्यूल नंबर 1, 4 और 5 ये आपके दो लेसन में से 15 नंबर के आ रहे हैं, यानी कि 3 लेसन अगर आप पढ़ लेते हैं तो 45 नंबर के, यानी कि तकरीबन 50% मार्क्स आपके हाथ में आ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 6 लेसन से। और इसके बाद आखिरी जो मॉड्यूल है आपका, उसमें सिर्फ एक ही लेसन है आपका, सिर्फ एक लेसन आपका 10 नंबर का है, क्योंकि ये पूरे मॉड्यूल में 4 लेसन थे, लेकिन इन चारों लेसन में से आएगा कितना, एक लेसन। तो अगर आप मॉड्यूल नंबर 1, 4, 5 और 7 पढ़ते हैं तो इसमें 7 चैप्टर्स में से आपके कितने हो गए, 55% मार्क्स। आप ये समझ लें, आप सिर्फ इनको अगर डेप्थ से पढ़ लेते हैं तो पासिंग से भी ज्यादा नंबर आपके इसी से आ सकते हैं। बाद में जो दूसरे लेसन से हैं उनको भी अगर आप पढ़ते हैं तो उससे आपकी परसेंटेज अच्छी होगी। ठीक है, 2 कॉन्सेप्ट है, एक है पास होना और एक है अच्छे नंबर लाना। अगर सिर्फ पास होना है आपको तो आप ये कुछ 5-6 लेसन हैं जिनको अच्छी तरह पढ़ लेंगे तो अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी परसेंटेज भी बनानी है अच्छी तो फिर आपको बाकी सारे लेसन भी पढ़ने होंगे। अच्छा, बहुत ज्यादा लेसन भी नहीं है, सिर्फ 16 लेसन है जो है आपके एग्जाम में आने वाले हैं और आपको बहुत डेप्थ में उनको पढ़ाया भी गया है। हर बार की तरह नहीं, बल्कि इस बार तो एक लेसन कई दफा 2 क्लासेस में भी हुआ है, तो आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है ना। और मुझे उम्मीद है कि ये वाला बैच बहुत अच्छी प्रोग्रेस करेगा इंशाल्लाह। ठीक है, अब देखिए, जहां तक टीचर्स का काम था, टीचर्स ने अपनी मेहनत कर दी, आपको लेसन सिखा दिए, समझा दिए, जहां आपकी क्वेरीज थी वो रिजॉल्व कर दी, और अब आपको क्वेश्चन पेपर किस तरह आने वाला है वो भी बताया जा रहा है, वो भी बल्कि कहां से कितने नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं ये भी समझाया जा रहा है। अब बाकी का जो किरदार है वो आपका है, यानी कि टीचर्स का किरदार यहाँ तकरीबन खत्म होता है, आगे किरदार जो है वो आपको निभाना है। तो टीचर्स की जो मेहनत है वो आपको दिखाना है कि वो रंग लाती है कि नहीं लाती है। ठीक है, यहाँ आपको किसी को मायूस नहीं करना, सारे ही सब्जेक्ट्स के टीचर्स ने बहुत मेहनत की है तो आपको उस मेहनत का फल दिखाना है। ठीक है, चलिए ये खत्म है यहाँ पर। अब इसकी बात करते हैं, डिफिकल्टी लेवल क्या होने वाला है आपके एग्जाम में। तो आपके जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे वो सिर्फ 10% होंगे, यानी कि 10 नंबर के आपके बहुत मुश्किल क्वेश्चन होंगे। इसके बाद एवरेज क्वेश्चन, ना मुश्किल ना आसान, बीच के होंगे, यानी कि बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं होंगे, बहुत ज्यादा आसान नहीं होंगे। इसके अंदर कौन से क्वेश्चन आएंगे, अब इसके अंदर आएंगे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि आपके क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन का क्या होने वाला है। तो हमने बात की कि आपके 10% यानी कि 10 नंबर के क्वेश्चन, टोटल 100 नंबर में से 10 नंबर के क्वेश्चंस आपके बहुत मुश्किल होंगे। ठीक है, बहुत मुश्किल मतलब ऐसा भी नहीं कि आप सॉल्व नहीं कर सकेंगे उसे, लेकिन वो मुश्किल होंगे, जिन्होंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की होगी वही सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद 60% यानी कि 60 नंबर के क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो कि एवरेज होंगे, ना मुश्किल होंगे ना आसान होंगे। ठीक है, यानी कि उसके अंदर आमतौर पे जो क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के, वो कौन से होते हैं, वो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं या अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। एप्लीकेशन और अंडरस्टैंडिंग क्या है? एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में आपसे थ्योरी का कुछ हो सकता है, कोई एक लाइन दे दें, ठीक है, और उसके बाद पूछें कि ये कौन सी थ्योरी में से लिया गया है, या सॉरी ये अंडरस्टैंडिंग वाला है। लेकिन एप्लीकेशन में ये हो सकता है कि आपको कोई सिचुएशन दे दी जाए और फिर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर कौन सी थ्योरी अप्लाई हो रही है। ठीक है, इसकी मिसालें अभी हम देखेंगे, इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे क्या है एप्लीकेशन। यानी कि लागू करना, अप्लाई करना। और अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ, आपकी समझ कितनी बनी, आपने कितना थ्योरी को, चैप्टर्स को समझा, तो यहाँ पे समझ के मुतालिक सवाल किए जाएंगे। और 30% क्वेश्चंस यानी कि 30 नंबर के सवाल आपके आसान होंगे, इजी होंगे, जो कि आप ज्यादा मुश्किल आपको नहीं पेश आएगी, बहुत आराम से आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखिए, NIOS वाले भी ये चाहते हैं कि आप अच्छे नंबर से पास हो, तभी उन्होंने इतनी ज्यादा परसेंटेज जो है वो इजी क्वेश्चंस को दी है और
और इजी क्वेश्चन जी, कोई सवाल है आपका? जामिया अरेबिया शमाउल जी, आवाज नहीं क्लियर आ रही। देखिए बाकी लोगों को तो आप क्लियर आ रही है आवाज और आपको क्लियर नहीं आ रही, तो इसका मतलब आपके उसमें कुछ इशू हो रहा है। आप ऐसा कीजिए, बंद कीजिए और दोबारा से ज्वाइन कीजिए, ठीक है। चलिए, तो हम ये बात कर रहे थे कि एनआईएस वाले भी चाहते हैं कि आपके नंबर अच्छे हैं, तभी उन्होंने 30%, यानी कि अगर 33 या 35 पे कोई पास हो रहा है तो उसमें 30% तो मार्क्स उन्होंने ऐसे दे दिए जो आपको बहुत आराम से मिल सकते हैं। और 60% में भी आपके, अगर आप 30% यानी कि आधे आप कर लें, 30 नंबर के आप कर लें, 30 नंबर के ये आपने आराम से कर लिए और इसमें से भी 30 नंबर के अगर आप कर लें तो 60 नंबर आपको बहुत आराम से मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोशिश तो हमारी ये रहेगी कि हम 100 नंबर के ही सवाल बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करें, है ना, ताकि नंबर आपके बहुत अच्छे आए। आपको सिर्फ पास नहीं होना, आपको बहुत अच्छे नंबर से पास होना है, ठीक है। आपकी परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए ताकि आपके मदारिस का भी और एनआईएस का भी नाम रोशन हो। चलिए, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को कि आपके 10 नंबर के मुश्किल और 30 नंबर के आसान सवाल आएंगे, बाकी एवरेज जो ना मुश्किल होंगे ना आसान होंगे वो 60। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पेपर की। ठीक है, तो देखिए ये आपका एक सैंपल क्वेश्चन पेपर है, ये एक्चुअल क्वेश्चन पेपर नहीं है। नेक्स्ट वीक हम जो एक्चुअल क्वेश्चन पेपर जो अप्रैल में बच्चों ने दिया था वो करेंगे। चलिए, ये आप लोगों का एक सैंपल क्वेश्चन पेपर है। सैंपल यानी कि नमूने के तौर पर ये बनाया गया है ताकि आपको समझ में आए कि सवाल किस तरीके से आने वाले हैं। क्योंकि पिछला जो आपका बैच गया है इससे पहले वाला, उनका फर्स्ट टाइम था जो नए तरीके के क्वेश्चन पेपर उनके सामने क्वेश्चंस आए थे। आप लोगों का सेकंड बैच है तो आप लोगों के लिए थोड़ी आसानी होगी क्योंकि आप लोगों के पास एक एक्चुअल क्वेश्चन पेपर भी होगा जो हम नेक्स्ट वीक सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो आपको मिल भी गया होगा। है, तो हम अब इसकी बात करते हैं कि सबसे पहले जो आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें इससे पहले भी कुछ डिटेल्स होंगी जो आपको फिल करनी होंगी, जैसे कि रोल नंबर वगैरह, लेकिन और आपको डेट और ये सारी चीजें लिखनी होंगी, वो इसमें नहीं है। लेकिन उसके अलावा जितनी चीजें हैं वो सारी इसमें है। जो हिदायत आपको दी जाएंगी, जो इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने हैं, वो सारे इसमें मौजूद हैं। तो जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा तो वो कुछ इस सूरत में होगा, उसमें यहाँ लिखा होगा कि कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर है, टोटल मार्क्स कितने होंगे, यानी कि 100 नंबर का पूरा आपका ये क्वेश्चन पेपर है। इसके बाद कितना वक्त आपको मिला है, 3 घंटे का। इसके लिए आपके लिए जरूरी है कि कोई ना कोई एक घड़ी आप साथ में लेके जाए। अच्छा, डिजिटल घड़ी मत लेके जाइएगा क्योंकि वो उतरवा ली जाती है, उसमें चीटिंग होने के चांसेस होते हैं। आप क्या करेंगे, आप अपने साथ वो सुइयों वाली घड़ी होती है ना, वो पहन के आप साथ में जाइएगा ताकि आपको पता चले कि कितना टाइम आपको कितने पेपर को देना है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि आपका ये जो क्वेश्चन पेपर है ये टोटल 48 सवाल हैं। इसके अंदर कुल सवालात की तादाद दे दी गई है 48, और इसमें यह भी लिखा है कि तमाम सवाल हल करना लाजमी है, यानी कि आप इसमें से छोड़ नहीं सकते। अगर लाजमी का क्या मतलब है, लाजमी का मतलब ये नहीं है कि आपको करना ही करना है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने नहीं किया तो आपके नंबर कम हो जाएंगे, आपको 100 नंबर में से फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे, जो आप छोड़ेंगे उससे आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो आपको सारे सवाल करने हैं। इसके बाद अगली बात लिखी गई है, हर सवाल के साथ दिए गए नंबरों के मुताबिक नंबर दिए जाएंगे, यानी कि आपके हर क्वेश्चन के आगे नंबर दे दिए गए हैं। ये वाला आपका सैंपल पेपर है, इसमें नहीं है नंबर, लेकिन इंग्लिश वाला जो है उसमें है, उर्दू वाले में नहीं है। तो नहीं है ना इसमें, हाँ, तो इसमें तो नहीं दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे बता दिया गया है कि कितने नंबर से लेके कितने नंबर तक के क्वेश्चंस के मार्क्स कितने हैं और उनको कितना लंबा लिखना है। ठीक है, तो आपका जो ये पेपर है पूरा, उसको 2 जगह डिवाइड कर दिया गया है, यानी कि सेक्शन ए, हिस्सा ए और हिस्सा बी। ये सेक्शन बी। तो अभी तो हम बात करेंगे सेक्शन ए की, ठीक है, बाद में हम सेक्शन बी की बात करेंगे। तो जो ये बात है, ये आपके असल जो क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा उसमें क्वेश्चन के आगे नंबर भी लिखे हुए होंगे और हिदायत भी लिखी हुई होंगी। ठीक है, अभी हिदायत के हिसाब से हम करते हैं। तो सवाल नंबर 1
1 से लेके सवाल नंबर 20 तक आपको मारूजी सवाल करने हैं। अच्छा, यहाँ पे ये बात भी जरूरी है आप समझ लें कि हिस्सा ए यानी कि सेक्शन ए जो है, इसमें तमाम सवालात आपके मारूजी हैं। मारूजी यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। अब ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते क्या हैं, ये मारूजी सवालात क्या होते हैं, तो इसको समझ लीजिए आप कि मारूजी सवालात या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का मतलब होता है इसमें आपको वन वर्ड आंसर देना है। आपको इसमें लंबा चौड़ा आंसर लिख के नहीं देना। इसके अलावा दूसरी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं आपके सेक्शन बी में, हिस्सा बी में, वो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, यानी कि उसमें आपको रिटन आंसर्स लिखने हैं। इसमें जितने लंबे लंबे आंसर्स आपके आएंगे, ठीक है। लंबे का मतलब नहीं है सारे लंबे, ऐसा नहीं है, आपको नंबर के लिखना है। अगर 2 नंबर का है तो कम लिखना है, 5 नंबर का ज्यादा लिखना है, ठीक है, उस हिसाब से होगा। लेकिन ये वाला जो सेक्शन है आपका, इसमें ज्यादातर वन वर्ड आंसर, एक लफ्ज में ही आपको आंसर देना होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत आसान है और ऐसा भी नहीं कि बहुत मुश्किल है। ये आमतौर पे आपके, अगर आपने समझ के पढ़ा है तो ये मल्टीपल चॉइस खास तौर से आपको स्कोर कर सकते हैं। आपके लिए हो सकता है आपकी परसेंटेज अच्छी बन जाए सिर्फ अगर आप इनको ये अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें तो आप नंबर 1 से लेके नंबर 20 तक के सवाल जो है, यानी कि 1 से 20 नंबर तक के सवाल जो हैं वो 1 नंबर के हैं। सभी सवालात इसके अंदर 1 नंबर के हैं, ठीक है। यानी कि और कौन से वाले हैं ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि एमसीक्यूज। एमसीक्यूज क्या होते हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें जैसे इसमें लिखा हुआ भी है मल्टीपल या कसीरुल इंतखाब। आपके पास इंतखाब करने के लिए काफी सारी चॉइस दे दी गई। आपसे एक सवाल पूछा गया है ना, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको सिर्फ सही ऑप्शन को टिक करके बताना है कि कौन सा इसमें से सही जवाब है। अच्छा, यहाँ पे आसानी क्या होती है, अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए और आपसे जवाब मांग लिया जाए एक लफ्ज का, तो अगर आपने पढ़ा भी है तो उसको याद करने में कई दफा दुश्वारी होती है और आपको याद नहीं आ पाता। लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का फायदा ये होता है कि आपके पास 4 ऑप्शंस में से एक सही आंसर भी मौजूद है, और अगर आपने पढ़ा हुआ है तो सही आंसर देखते ही, सही ऑप्शन देखते ही आपको याद आ जाता है कि इसका ऑप्शन ये होगा, है ना, होता है ऐसा। लेकिन अगर आपको सिरे से दे दिया जाए कि आपको याद करके सवाल का जवाब लिखना है, तो तब ऐसे में मुश्किल पेश आती है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसके और कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ठीक है, बाद में अगले हिस्से के बारे में बात करेंगे। तो जैसे मैंने आपसे कहा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो इसका पहला क्वेश्चन है उसी तरह का है और ये 1 नंबर का है, ठीक है, क्योंकि 1 से 20 तक के सवाल जो हैं वो 1-1 नंबर के हैं। तो इसको पढ़ते हैं और आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। नफ्सियात के जिस नजरिए या नुक्ते नजर को बयान किया गया है, इसे पहचानिए। यहाँ पे आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिखा दिया गया। अब आपको बताना है ये किस थ्योरी से रिलेटेड है, किस अप्रोच से रिलेटेड है, ठीक है, या किस तर्ज नजर से मुताल्लिक है। ये नुक्ता नजर हयातियाती ढांचों और मज़ाहिर जैसे दिमाग, जीन्स, हार्मोन्स वगैरह पर तवज्जो मरकूज करता है ताकि रवैये की हरकियात को समझा जा सके। बताइए कौन सा होगा ये, हयातियाती नुक्ता नजर, या आपकी बुक में इसके लिए तर्ज नजर इस्तेमाल किया गया है, तर्ज अमल का नुक्ता नजर, इंसान पसंदाना नुक्ता नजर, नफ्सियाती तजजियाती नुक्ता नजर। बताइए कौन आंसर देगा इसका। आप लोग ऐसे 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 करके भी ऑप्शन बता सकते हैं। कुछ बच्चों ने बताया है 4। चलिए, एक किसी ने 4 बताया है, आप बताइए। मैसूर वाले बच्चे बता रहे हैं, जी बताइए। हयातियाती तर्ज नजर। और बताइए, और कौन बता रहा है? रुक जा रही है, अचानक से आवाज रुक जाती है। अभी तो आ रही है, ठीक है। फातिमा तो जहरा, आप लोग कुछ नहीं बता रहे हैं, इस सेशन में ज्यादातर बहुत खामोश है। आप लोग बताइए इसका क्या जवाब होगा। ऑप्शन ए, ठीक है। तो मैसूर वाले बच्चों ने भी और फातिमा तो जहरा, इन दोनों ने बताया हयातियाती नुक्ते नजर।
बिल्कुल ठीक बताया इनका आंसर, शाबाश। बाकी मदारिस के बच्चे इनके लिए क्लैप कीजिए। बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ देखिए कुछ सवाल तो इतने आसान होते हैं कि उसमें मेहनत ही नहीं करनी पड़ती आपको। जैसे हयातियाती तर्ज नजर वाले यहाँ पे है, इसमें लिखा हुआ है हयातियाती ढांचों को, तो सीधी सी बात है हम उसी वर्ड से मिलता जुलता पकड़ लेंगे, है ना। फिर हमें इनके कॉन्सेप्ट भी पता है। हयातियाती नुक्ता नजर में हमने देखा था कि जिस्मानी बातें होती हैं, और यहाँ पे जिस्मानी आज़ा के बारे में बता दिया गया, जैसे दिमाग है, जीन्स है, हार्मोन्स वगैरह है। ठीक है, अभी सिर्फ समझ लीजिए किस तरह से है, यानी कि मार्क्स स्कीम किस तरह से है और किस तरह के सवाल आपके आने वाले हैं, पैटर्न क्या होने वाला है। बाकी जो क्वेश्चन पेपर आपको भेजा गया है वो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, मैंने होमवर्क में आपको 2 वीक से वो बोला हुआ है, आपको सॉल्व करके रखना है। सिर्फ मैं आपसे सॉल्व करवाऊंगी, मैं पूछूंगी सिर्फ, ठीक है, नेक्स्ट वीक। चलिए अब दूसरा कुछ क्वेश्चन 1-2 कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर ठीक है, ये वाला करते हैं। ये सवाल नंबर 8 है आपका, और ये भी 1 से 20 के बीच में आ रहा है, यानी कि ये भी 1 नंबर का है। इसके अंदर पूछा गया है तनाव से निपटने के लिए, तनाव से निपटने के लिए उस अमल की शनाख्त करें जब इंसान किसी हल की तरफ नहीं बढ़ता बल्कि सिर्फ खुद को आरामदाह बनाने के लिए तरीके इस्तेमाल करता है। यानी कि अपनी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढा जा रहा उसके अंदर। कोई वो इंसान जो प्रॉब्लम में है वो अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ रहा, बल्कि क्या हो रहा है उसमें, वो सिर्फ खुद को जज्बाती सुकून दे रहा है। तो ऐसे में ये किस किस्म का मुकाबला है? हमने 2 किस्म के मुकाबले पढ़े थे, ठीक है, एक था कारमुखी मुकाबला और एक था दिफाई मुकाबला। चलिए, तो पहला है इसके अंदर काम पर मबनी मुकाबला, दिफाई मुकाबला, मसालिहती या हमला आवर मुकाबला। ये कौन सा वाला है? जवाब दीजिए। थर्ड है। ये फुल डी वाले बच्चे कह रहे हैं कि थर्ड है। फुल डी का एफ लिख देती हूँ। नो नो, बी। कौन कौन कह रहा है बी? हाथ भी उठाया करिए ना साथ में, मुझे पता नहीं चलता कौन से बच्चे बोल रहे हैं। ये है शायद मैसूर वाले बच्चे। यस यस, मैसूर वाले बच्चे कह रहे हैं बी। ओके, मैसूर का मैं एम लिख देती हूँ। और बताइए, ये फातिमा तो जहरा, आप क्या बोल रहे हैं? इस्लाहुन्निसा वाले बच्चों ने लास्ट क्वेश्चन पेपर जब मैंने सॉल्व करवाया था सबसे अच्छा परफॉर्म किया था। ये क्यों चुप बैठे हैं? आप लोग भी बताइए। कैमरा भी आप लोगों ने छत पे पंखा देख के क्या करना है हमें? नीचे करिए कैमरा का मुंह। आप लोग तो दिख ही नहीं रहे बिल्कुल। अच्छा, इस्लाहुन्निसा वाले भी बी कह रहे हैं। ओके, अपने कैमरा का एंगल ठीक कीजिए। आप लोग नहीं दिख रहे, पंखा दिख रहा है छत का, और पंखा मुझे बिल्कुल देखने का मूड नहीं कर रहा अभी। यस, वेरी गुड। चलिए, और कोई बताइए। मदरसा इस्लामिया काशिफुल उलूम, बताइए, आंसर बताइए इसका कौन सा होगा? दिफाई वाला। ओके, तो काशिफुल उलूम ने भी यही बताया है। ठीक है, यही वाला बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, यही इसका आंसर है। अगर आपको याद होगा जब हमने स्ट्रेस के बारे में पढ़ा था, स्ट्रेस यानी कि तनाव, इसके अंदर जब इंसान किसी मसले में फंस जाता है या उसको जहनी सुकून हासिल नहीं हो रहा होता, वो किसी टेंशन में होता है, तो वो मुकाबला उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए दो तरीके इस्तेमाल करता है। या तो वो एक्चुअल तरीके से उस काम पर मबनी मुकाबला करता है, यानी कि उसका हल तलाश करने की कोशिश करता है अपने दिमाग का इस्तेमाल करके। दूसरा हमने देखा था वो अपना दफाई मुकाबला करता है अपने जज्बात का इस्तेमाल करके, यानी कि सिर्फ वो ये सोच लेता है कि उस टाइम उसको किस तरह सुकून हासिल होगा, है ना। उसमें क्या होता है, वो किसी हल की तरफ नहीं बढ़ता बल्कि सिर्फ खुद को जज्बाती तौर पर सुकून देने की कोशिश करता है। तो ये बिल्कुल सही है, ये दफाई मुकाबला कहा जाता है इसको। इंग्लिश में इनको डिफेंस ओरिएंटेड बिहेवियर कहा जाता है। ठीक है, शाबाश, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं हम, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस तरह का 1 नंबर वाली कैटेगरी में।
चलिए, ये थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको खोला है। ठीक है, ये सवाल नंबर 17 है, ये भी 1 से 20 के बीच में है, यानी कि ये भी 1 नंबर का है। एक माहिर नफ्सियात बाजार में लॉन्च किए गए एक नए प्रोडक्ट के बारे में लोगों की राय और रवैये का मुताला करना चाहता है। माहिर नफ्सियात कौन सा नफ्सियाती आला इस्तेमाल करने का इम्कान है, यानी कि वो कौन सा तरीके का आला इस्तेमाल करेगा जो नफ्सियात में हम डेटा कलेक्शन के लिए करते हैं। ये लेसन नंबर 3 में था मेरे ख्याल से, है ना। बताइए कौन सा आला वो इस्तेमाल करेगा जब उसको जनता की राय पता करनी है। वो सर्वे करेगा, नफ्सियाती इम्तिहान यानी कि साइकोलॉजिकल टेस्ट करेगा, केस स्टडी करेगा या इंटरव्यू करेगा। बताइए क्या करेगा वो। मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, किसने बताया ये ऑप्शन डी? मेरठ, इल्मा। ओके, मेरठ का कर देती हूँ मैं, मेरठ का इल्मा, इन्होंने बताया है इंटरव्यू। ओके, और कोई बताइए। मैम ठीक बताया इन्होंने। ठीक बताया, इस्लाहुन्निसा वाले कह रहे हैं कि उन्होंने ठीक बताया, यानी कि डी होगा। बताइए सही क्या कह रहे हैं आप लोग, इस्लाहुन्निसा वाले। ये सी कौन कह रहा है? सी कह रहे हैं मैसूर वाले, आप लोग कह रहे हैं सी। बेटा अपने मदरसे का भी ना बोल दिया करिए साथ में, मैसूर सी, ताकि मुझे क्लियर हो। ठीक है, मैसूर वाले कह रहे हैं सी, MY मैसूर। और बताइए, इतने सारे मदरसे हैं, सब चुप बैठे हैं। सी मैम। सी, फातिमा जहरा वाले बच्चे भी कह रहे हैं सी। ओके, और बताइए। और कौन बता रहा है? कौन बता रहा है? नाम भी बताइए अपने मदरसे का। शमाउल बनात। ओके, शमाउल बनात वाले कह रहे हैं क्या? बी, सेकंड वाला। ओके, शमाउल बनात वाले कह रहे हैं बी। ये तो सब अलग अलग कह रहे हैं। आपको ये भी बता दीजिए। अच्छा, हिना इस्लाहुन्निसा संभल, इस्लाहुन्निसा वालों ने एक बताया है। चलो, सबने बता दिया कुछ ना कुछ। अब ये आप कंफ्यूज हो गए हम कि सही कौन सा है। सब जगह एक 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 वोट मिल गया, कहीं 2 वोट भी मिल जाते तो हम थोड़ा बढ़ते आगे। कोई और भी बताइए। इन्होंने ही तो बताया ये केस स्टडी, फातिमा तो जहरा। जियाउल उलूम झलरा, आप लोगों ने कुछ नहीं बताया, आप बताइए क्या आंसर होगा आपके हिसाब से। डी, डी कह रहे हैं ना आप? डी कह रहे हैं जी। ऑप्शन सी, यस। चलिए, तो केस स्टडी को 2 वोट मिल गए। अब हम इसको समझते हैं। माहिर नफ्सियात जो है वो चाहता है कि पब्लिक वोट के बारे में उसे पता चले, जनता की क्या राय है ये हमें पता चले। तो अब हम जरा इनको देखते हैं कि ये क्या क्या है। इन सबसे नीचे से शुरू करते हैं। इंटरव्यू में क्या होता है? फेस टू फेस होता है। एक आदमी, एक इंसान का इंटरव्यू ले लेगा, ये 2-3 लोगों का ले लेगा आमतौर पे, है ना। इंटरव्यू कितने लोगों का लिया जा सकता है एक टाइम पे? तो ये पब्लिक की राय अगर जाननी है किसी प्रोडक्ट के लिए तो हमें बहुत सारे लोगों की राय पता होनी चाहिए, 1-2 की राय से तो काम नहीं चलेगा। तो इंटरव्यू बिल्कुल भी सही ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू कितने ही लोगों का लिया जा सकता है ना। इसके बाद केस स्टडी। केस स्टडी की अगर हम बात करें तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि जब कोई मरीज किसी माहिर नफ्सियात के पास अपने जहनी इलाज के लिए आता है या अपने किसी जहनी मसले का हल लेने के लिए आता है तो उसकी केस स्टडी तैयार की जाती है। केस स्टडी का मतलब है कि उस इंसान की बचपन से लेके अब तक की पूरी हिस्ट्री उसमें लिखी जाती है, उसकी डिटेल्स लिखी जाती हैं, उसका फैमिली बैकग्राउंड, उसको पहले से कोई बीमारी तो नहीं थी ये देखा जाता है, और उसको क्या मसला है, कहाँ से वो शुरू हुआ,
उसके दोस्तों के साथ किस तरह के ताल्लुकात हैं, यानी कि उसकी जिंदगी में जो भी चल रहा होता है समाजी, नफ्सियाती, जहनी, हर किस्म के तौर पे वो देखा जाता है। तो एक इंसान की इतनी डिटेल, तो ये भी गलत है। हमें पब्लिक की राय चाहिए, एक इंसान के पीछे पड़ जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। इसके बाद है नफ्सियाती टेस्ट। नफ्सियाती टेस्ट एक माहिर नफ्सियात तब लेता है जब उसको किसी के मर्ज का पता लगाना होता है या अपनी किसी चीज के लिए एक्सपेरिमेंट करना होता है। तो एक्सपेरिमेंट में या बीमारी का पता लगाने के लिए दो टाइम्स पे एक जो माहिर नफ्सियात होता है वो साइकोलॉजिकल टेस्ट या नफ्सियाती इम्तिहान लेता है। तो ये भी ऑप्शन गलत है। यहाँ पे किसी बीमारी का पता नहीं लगाना, बल्कि प्रोडक्ट लॉन्च से पहले उसकी राय देखी जा रही है। मान लीजिए सनसिल्क वालों ने एक नए टाइप का शैम्पू निकाला, वो क्या करेंगे कि लोगों की इसके बारे में क्या राय है, तो वो सर्वे करेंगे। और हमें, आपको याद होगा, सर्वे होता ही है इसका मकसद पब्लिक की राय जानना, है ना। आपको याद होगा मैंने इसमें आप लोगों को मिसाल दी थी कि जब इलेक्शन होने वाले होते हैं तो पब्लिक की राय जानी जाती है कि कौन सी पार्टी जीतेगी, तो सर्वे किया जाता है। था ना ऐसा? तो इसमें सर्वे किया जाएगा। ये इस्लामुन्निसा वालों ने बिल्कुल सही बताया है, उनके लिए क्लैप कीजिए सब लोग, शाबाश। चलिए अब अगला देखते हैं हम। पहले अब दोबारा से ऊपर जाते हैं। फर्स्ट कैटेगरी खत्म, इसके हमने 3 सवाल देख लिए, है ना। यानी कि हिस्सा ए के 1 से 20 तक के हमने पहला सवाल सॉल्व किया, 8वां सवाल सॉल्व किया और 17वां, 3 हमने देख लिए, तीनों 1 नंबर की कैटेगरी के थे। अब हम आगे चलते हैं 21 से लेके 33 तक के सवाल। सवाल नंबर 21 से लेके 33 तक ये भी मारूदी सवाल हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, यानी कि इसमें भी लंबा चौड़ा लिख के हमें जवाब नहीं देना। तो सवाल नंबर 21 से 29 तक 2 नंबर के हैं, जिनमें हर सवाल 2 वैली हिस्से के होंगे। हर सवाल में 2 हिस्से होंगे, ठीक है, और दोनों हिस्से का 1-1 नंबर होगा, तो टोटल 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। तो अब इसको देख लेते हैं हम। सवाल नंबर 21 पे जाते हैं। ठीक है, ये सवाल नंबर 21 है। मुताले के दौरान आप ये महसूस करते हैं कि आप, अब देखिए ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। एप्लीकेशन यानी कि थ्योरी को अप्लाई किया जा रहा है और आपको पहचानना है, ठीक है। ये वाला भी क्वेश्चन जो है आपका, मेरे ख्याल से सवाल नंबर 3 से ही, वो चैप्टर नंबर 3 से ही है। मुताले के दौरान आप ये महसूस करते हैं कि आपके इर्द गिर्द आपकी तवज्जो की सतह पर असर डाल, आपके इर्द गिर्द का शोर, आपके इर्द गिर्द का शोर आपकी तवज्जो पर की सतह पर असर डालता है। आप इन 2 मुतगय्यरात के दरमियान ताल्लुक को समझने के लिए एक मुताला डिजाइन करते हैं। अब वो जो मुताला आप डिजाइन कर रहे हैं उसके बारे में 2 सवाल हैं। आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको एक सिचुएशन दे दी गई है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करते करते आपके आसपास का जो शोर है वो आपकी तवज्जो को जरा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, आप कंसंट्रेशन नहीं दे पा रहे अपनी स्टडीज के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या होगा इसमें? इस तजर्बे में ये नतीजा अख्ज़ किया गया कि पस मंजर का शोर यानी कि आसपास का जो शोर है तवज्जो को कम करता है। इस तजर्बे में तवज्जो की सतह एक डैश मुतगय्यर है और नंबर 2 है तजर्बे में शोर एक डैश मुतगय्यर है। अगर आपने इनमें से एक को सॉल्व कर लिया तो दूसरे को भी आप सॉल्व आराम से कर लेंगे। बताइए क्या था? हमने पढ़ा था 2 तरीके के मुतगय्यर होते हैं। वो 2 तरीके के मुतगय्यर अगर आपको याद हैं एक्सपेरिमेंट में तो आप समझ जाएंगे। तजुर्बा जब हमने पढ़ा था, एक्सपेरिमेंट याद कीजिए, लेसन नंबर 3। अब बुक पलटी जा रही है, देखते हैं कौन सबसे पहले जीतता है बुक पलटने में। ठीक है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। तो इसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? इसमें 2 चीजें हैं, तवज्जो की सतह और शोर। यहाँ पे शोर और तवज्जो, इसमें डिपेंडेंट कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है? डिपेंडेंट शोर है और इंडिपेंडेंट तवज्जो इंडिपेंडेंट है। अच्छा, मैम डिपेंडेंट है तवज्जो। कोई
क्विज करते हैं, सिक्का उछालते हैं, कौन सा आ जाए, है ना? बताइए। चलिए आप पहुंच तो गए कि सवाल में क्या पूछा गया है, लेकिन ऑप्शन क्या होगा? मदरसा फातिमतुज ज़हरा नामदयाल, इन्होंने भी हाथ उठाया हुआ है। बेटा ऐसे ही बता दीजिए। और नहीं, ऐसे कैसे बताइए आप लोग? ये मदरसा फातिमतुज ज़हरा ने हाथ उठाया है। फातिमतुज ज़हरा, जी बताइए। देखिए दो तरीके के वेरिएबल पढ़े थे हमने, डिपेंडेंट और एक था इंडिपेंडेंट। मैंने उल्टा लिख दिया, नंबर 1 पे ये आता है, नंबर 2 पे ये आता है। इसको आजाद कहते हैं और इसको मुनहसर कहते हैं। बताइए कौन सा होगा? आजाद। ऑप्शन 1 में आजाद होगा। यहां आप लोग गलत है, इसके अंदर आएगा मुनहसर। क्यों? और शोर एक आजाद मुतहन, आजाद है। देखिए अब इसको समझते हैं कैसे। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो दो वेरिएबल्स लेते हैं, एक है जो असर डालता है और एक है जिसके ऊपर असर होता है। शोर एक ऐसी चीज है जो असर तवज्जो के ऊपर डाल रहा है। तो आजाद कौन हुआ? जो कि असर जिस पे हो रहा है या जो असर डालने वाला है? जो असर डाल रहा है वो चाहे तो असर डाले चाहे तो असर ना डाले, है ना? ये आजाद है। तो कौन हुआ वो? शोर, है ना? शोर की मर्जी है शोर हो या ना हो, है ना? अगर शोर नहीं होता है तो तवज्जो पे असर नहीं होगा, और अगर शोर होता है तो तवज्जो पर असर होगा। तो शोर आजाद है अपने नेचर के हिसाब से, ठीक है। लेकिन तवज्जो एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर असर डाला जा रहा है, ठीक है। तो ये आजाद नहीं है, ये इन्हिसार कर रहा है शोर के ऊपर। अगर शोर होगा तो तवज्जो नहीं हो पाएगी और शोर नहीं होगा तो तवज्जो हो पाएगी। तो वो आजाद नहीं है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि मुनहसर है। तो यहाँ मुनहसर आएगा और यहाँ पर आजाद। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो आप देख रहे हैं किस तरीके के सवाल आपके पास आने वाले हैं। आप लोगों की स्टडी किस लेवल की होनी चाहिए? आप लोगों को चीजों को समझ के पढ़ना होगा। इस वजह से आपको यहाँ पे सैंपल पेपर दिया गया है ताकि आप समझें कि सवाल किस तरह के आने वाले हैं। अगर आप बगैर तैयारी के चले गए या सिर्फ आप ऐसे ही रीडिंग करके चले गए तो आप नहीं कर पाएंगे। आपको हर कॉन्सेप्ट को समझना है और आपको कॉन्सेप्ट्स को समझाया भी गया था। और मैंने आप लोगों से कहा भी था शुरू से ही कि उर्दू प्लस इंग्लिश में दोनों ही टर्म्स पढ़ते हुए चलिए, और साथ के साथ आप हर कॉन्सेप्ट को समझ के अपनी समझ के एतबार से हर कॉन्सेप्ट की कुछ कुछ लाइंस लिखते जाइए, जो मैं अपनी लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ, है ना। तो समझाने के बाद कुछ समझ आपकी बनती है ना, तो उसके नोट्स बनाने के लिए मैंने शुरू से आपसे कहा था और उम्मीद है काफी बच्चों ने ये काम किया भी होगा। खैर, अब आगे चलते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव टाइप है और 2 नंबर का है, ठीक है। अब आप देखिए इसमें 1 नंबर इसका है और 1 नंबर इसका है। अगर आपने ये सही किया और ये गलत किया तो आपको सिर्फ 1 ही नंबर मिलेगा, और अगर आपने दोनों सही कर दिए तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। करना क्या है? लिखना नहीं है ज्यादा, लिखना है 1 वर्ड, है ना। 1 वर्ड फॉर 1 मार्क, 1 नंबर का एक वर्ड। चलिए अब आगे चलते हैं। और कौन सा था? एक और कर लेते हैं, या ये तो आपको समझ में आ गया, थोड़ा नेक्स्ट उसका करते हैं। आपको ये समझ में आ गया कि ये वाले जो क्वेश्चंस होंगे 1 से 20 तक ये किस तरह के होंगे, ये भी समझ में आ गया, और इसके बाद वाले क्वेश्चंस किस तरह के होंगे ये भी आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं हम उससे थोड़ा और आगे के सेक्शन बी, हिस्सा नंबर बी के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी।
सवाल 33 से लेके 38 तक। अब ये वाले आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, या जिनको हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कहते हैं। सब्जेक्टिव यानी कि जो कि लिखना पड़ेगा आपको, ये रिटन होंगे, लेकिन इसमें आपको कितना लिखना है ये आपको बता दिया जाएगा कि कितना लिखना है किस क्वेश्चन में। ठीक है, आपको ज्यादा भी नहीं लिखना है और कम भी नहीं लिखना है। क्यों हंसी आ रही है इतनी? क्लास आपकी ओवर होने वाली है। सवाल नंबर 33 से 38 तक ये, अब देखिए मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया, आपके क्वेश्चन पेपर को पहले से आसान कर दिया गया है। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कम करने का मतलब है आपको लिखना कम पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप्स में आपको कम लिखना पड़ेगा और आप वन वर्ड में ही आंसर दे सकते हैं, जिसका मतलब है आपको स्कोर करना आसान हो गया है। लेकिन यहीं पे आपकी आपको समझ ज्यादा आए ये भी बहुत जरूरी है। अगर आपने समझदारी से नहीं किया और अपनी तरफ से बना के आंसर लिखने की कोशिश की तो आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ कुछ आप सब्जेक्टिव में तो कर सकते हैं कि आपने थोड़ा बहुत अपनी तरफ से भी लिख दिया, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में यानी कि जो मारूदी सवालात हैं आपके सेक्शन ए के जो क्वेश्चंस हैं उसमें आप अपनी तरफ से नहीं कर सकते। आपको वही लिखना है जो आपने बुक में देखा है या जो आपने समझा है। खैर, सवाल नंबर 33 से लेकर 38 तक ये मुख्तसर सवाल है, हर सवाल 2 नंबर का है और ये आपको इनका जवाब 30 से 50 अल्फाज में देना है। 30 से 50 अल्फाज का मतलब है 3 या 4 लाइन्स में। ठीक है, 3-4 लाइन्स। अगर आप 3-4 लाइन लिख देते हैं तो आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा और आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसकी कुछ मिसाल देख लेते हैं। ये सवाल किस तरह के आएंगे? रवैयों और बर्ताव के दरमियान ताल्लुक पर बात करिए। अब ये रवैये और बर्ताव क्या होते हैं, इन दोनों के दरमियान क्या रिश्ता है, इसको समझिए। बिहेवियर और एटीट्यूड के बारे में बात की गई है यहाँ पर। बर्ताव यानी कि किरदार। ये आपको याद होगा, अभी हमने रवैयों वाला लेसन पढ़ा था, इसमें देखा था कि रवैये में और किरदार में क्या फर्क है। आपको याद है हमने पढ़ा था कि जो हमारा रवैया बनता है यानी कि एटीट्यूड बनता है, एटीट्यूड का एक हिस्सा किरदार भी होता है। ठीक है, उसके अंदर 3 चीजें आती है। कौन कौन सी बताइए? कौन कौन सी 3 चीज आती हैं एटीट्यूड के अंदर या रवैये के अंदर? कौन कौन सी 3 चीजें आती हैं? बिहेवियर, कॉग्निटिव पार्ट। ठीक है, आपका कॉग्निटिव यानी कि वकूफी हिस्सा, बिहेवियर पार्ट, किरदारी हिस्सा और जज्बाती। ठीक है, जज्बाती हिस्सा, ये तीनों चीजें मिलाकर आपका एटीट्यूड बनता है। तो अगर इसमें से याद होगा मैंने आपको बताया था कि कौन सा स्ट्रॉन्ग रवैया होता है, कौन सा वीक रवैया होता है। अगर आपके तीनों पॉजिटिव हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग रवैया बन गया, तीनों आपके नेगेटिव हैं तो आपका स्ट्रॉन्ग रवैया बन गया। लेकिन 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव या 2 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव है आपका, तो ऐसे में आपका किरदार जो है वो कमजोर हो जाता है। ठीक है, ऐसे में हम किरदार को तयन नहीं कर पाते। फिर आपको किरदार की डेफिनेशन लिखनी होगी। अच्छा देखिए, टोटल आपका 2 नंबर का सवाल है और इसमें आपको दोनों चीजों के बारे में 2-2 लाइन बतानी पड़ेंगी। ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं किरदार और बर्ताव के दरमियान ताल्लुक पर बात करें। जी। रवैये डेफिनेशन यानी तारीफ लिखकर बाद में उसके अक़साम लिखने होंगे क्या मैम? नहीं, तारीफ लिख के उसके अक़साम नहीं लिखने होंगे आपको। ये तो मैंने आपको याद दहानी के लिए बताया है। ठीक है, कि क्या था उसके अंदर। लेकिन कहने की बात यह है कि आपको इसके अंदर एक एक लाइन दोनों के बारे में लिखना होगा और फिर दोनों के अंदर रिश्ता क्या है। याद होगा हमने पढ़ा था कि किस तरीके के रवैये में हम किरदार को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कैसा किरदार होगा तो कैसा रवैया होगा। उस तरीके की आपको 2 लाइन कम से कम इसमें लिखनी होंगी। ठीक है, तब जाके आपका इसका आंसर बनेगा। पहले आप 1 लाइन में रवैये को बताइएगा, 1 लाइन में आपको किरदार को बताना होगा और उसके बाद 2 लाइन में आप इनके रिश्ते को बता देंगे। तो इस तरह से आपका आंसर पूरा हो जाएगा। ठीक है,
इसमें दोनों में फर्क नहीं बताया, इसमें रिश्ते के ऊपर बात हुई है, ताल्लुक यानी कि रिश्ते के बारे में बात की गई है कि इनके दरमियान क्या रिश्ता है, क्या ताल्लुक है। तो इनके अंदर बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर रवैया पॉजिटिव होगा तो हम किरदार को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और अगर रवैया बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होगा, वीक होगा, तो हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसके अलावा एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। लास्ट के क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं। ये सैंपल पेपर आपको मिल जाएगा, कोशिश करिए इसको भी सॉल्व कर लीजिए। जी वो हम नेक्स्ट वीक देखेंगे, वो हम नेक्स्ट वीक देखेंगे। ठीक है, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। अभी आपके एग्जाम में कुछ 2-2.5 हफ्ते हैं बाकी। इंशाल्लाह आपकी अगर चाहें तो तैयारी आप कर सकते हैं, और बाकी सभी टीचर्स आपको इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, वो आपको समझा दिया जाएगा कैसे करना है। ठीक है, इंग्लिश वाली, एसएसटी वाली, बिजनेस वाली सारी टीचर्स आपको बताएंगी, मैं भी बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट वीक। चलिए क्वेश्चन कहाँ गए, यहाँ से, यहाँ पे से ब्लैंक हो गया पेज। ये जी, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 39 से लेके 44 तक ये मुख्तसर जवाबी सवालात हैं, हर एक के 3 नंबर हैं। ये भी मुख्तसर है, मुख्तसर मतलब ब्रीफ में करना है, बहुत डिटेल में नहीं जाना आपको। जो लंबे सवाल है वो आपके नेक्स्ट सेक्शन में आएंगे, सिर्फ 4 क्वेश्चन ही होंगे ऐसे, सिर्फ 4 क्वेश्चन आपको लंबे लिखने हैं। बाकी आप देखिए आपको पेपर बहुत आसान है, क्योंकि लिखना ही नहीं है ज्यादा, थोड़ा लिख के ही काम बन जाएगा। लेकिन समझना सारा है, लिखना कम है, समझ के पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 से लेके 44 तक ये तमाम सवाल आपके 3 नंबर के हैं, और इनके आंसर आपको 50 से 80 अल्फाज में, यानी कि इसका मतलब बनता है आपको आधे पेज का तकरीबन आंसर लिखना होगा। और ये कितने सवाल हैं आपके, टोटल आपके 4-5-6 सवाल हैं, टोटल 6 सवाल हैं जो आपके आधे आधे पेज के हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 3 पेज के ये हो गए, और शायद आपके 2 पेज के या 3 पेज के ये हो जाएंगे, बाकी तो सारे आपके शॉर्ट आंसर्स ही हैं। ठीक है, तो अब इनको देख लेते हैं, हम इनमें से एक मिसाल देख लेते हैं। चलिए, ये है आपका 42 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपके इसमें आ रहा है 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। मुख्तसर लिखना है आपको, ये 3 मार्क्स का है, ये आपको 50 to 80 वर्ड्स में लिखना है। अब देखिए करना क्या है, तंजीम को एक निजाम के तौर पर बयान कीजिए, साथ ही एक तंजीम के ज़ैली निजाम भी बताइए। देखिए ये तो अभी हमने हाल फिलहाल में पढ़ा है लेसन, याद होगा आप लोगों को, मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन एज ए सिस्टम, तंजीम की दुनिया वाला जो लेसन था उसके अंदर हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन एज सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसको सिस्टम में कब हम बात करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन एक सोशल यूनिट है, यानी कि एक समाजी इकाई है, जिसके अंदर हमने बात की थी ना, ये हम बहुत सारे लोग मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, और हमने दोनों की मिसालें देखी थी। अगर एक छोटी सी 2-3 लोग मिलके पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो एक छोटी तंजीम हो गई। इसके अलावा बहुत सारे लोग मिलके कहीं काम कर रहे हैं तो ये एक बड़ी तंजीम हो गई। हम जियो की कंपनी की बात करें या हमने NIOS की बात की थी, तो ये हमने देखा था। इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो आप बता देंगे, ठीक है। अच्छा 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको 2 बातें करनी है इसमें, आपको अच्छा बयान भी करना है, ठीक है। तो यहाँ बात की जा रही थी ज़ैली निजाम को बताइए, तो ज़ैली निजाम क्या होता है इसको आप बयान कर दें।
2 या 3 लाइन के अंदर आप इसको बता दें कि जैली कोई भी तंजीम को निजाम के तौर पे कब कहेंगे। तो हमने देखा था सारी चीजें सिस्टम में काम करती हैं, हर एक चीज का एक पूरा सिस्टम होता है, इस वजह से इसको ऑर्गेनाइजेशन को हम सिस्टम के तौर पे समझ सकते हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर हमने इसके देखे थे कि टोटल 5 जैली निजाम थे। याद है आपको? मकसदी जैली निजाम था, तकनीकी जैली निजाम था, है ना, साख्तियाती जैली निजाम यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था। हमने ऐसे करके 5 जैली निजाम देखे थे। पांचों के नाम लिख के उसके बारे में एक एक लाइन बता दें बस। ठीक है, ज्यादा नहीं डेप्थ में जाना। आपका ये 3 नंबर का, यस, नफ्सियाती, साख्तियाती, इंतजामी, तकनीकी और मकसद का, ये 5 जैली निजाम हमने पढ़े थे। ये इंशाल्लाह अगर आप सिर्फ हेडिंग्स भी पढ़ के चले जाएंगे ना तो काम बन जाएगा इसमें आपका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट का सेक्शन आपको देख लेते हैं। अब एक सेक्शन जो आपका तवील सवालात का है वो देख लेते हैं। हिस्सा बी, ये है आपका आखिरी हिस्सा क्वेश्चंस का। ये आपके 5 मार्क्स का होगा और इसमें आपको 80 से लेके 120 अल्फाज तक का करना है। तो मेरे ख्याल से एक पेज का आंसर इसमें इनफ होगा। ठीक है, 1 पेज। अब इसके अंदर करना क्या है आपको, इसकी भी एक मिसाल देख लेते हैं हम। सवाल नंबर 45 से लेके आखिरी के 4 सवाल। अब देखिए थोड़ा सा लंबा है, इसको चाहे तो इसको भी समझ सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि इदराक या परसेप्शन क्या होता है। एक मिसाल की मदद से इदराक के अमल की वजाहत कीजिए। आप इदराक का पूरा वो बना देंगे। पहले तो बताएंगे इदराक क्या होता है, कैसे अमल बनता है उसका। तो हमने ये देखा था जब हमने बुनियादी नफ्सियाती अमाल के बारे में पढ़ा था, याद होगा आपको। सबसे पहले आता है सेंसेशन, उसके बाद आता है परसेप्शन यानी कि इदराक। परसेप्शन क्या होता है, जब हम किसी चीज की समझ बनाते हैं, अपने दिमाग में एक मेंटल इमेज बनाते हैं, तो उसको परसेप्शन कहा जाता है। यस, अपने सेंसेस से हमने एक्सपीरियंस हासिल किया और उसको कोई नाम दे दिया, उसको कोई इमेज दे दी। यानी कि मैंने आपको ये चीज दिखाई तो मैंने आपसे पूछा ये क्या है, आपने इसकी पूरी साख्त को देखा, समझा, पहचाना। आपने इससे पहले भी इस जैसी चीजें देखी हुई हैं, आपने फिर इसको नाम दे दिया कि ये एक पेन है। तो ये ऐसा हम इसको कह सकते हैं कि ये आपका परसेप्शन हो गया। और परसेप्शन किस तरह से आपके माइंड में काम करता है वो पूरा आप बता दें। इसका पूरा एक चार्ट भी है आपकी बुक में। ठीक है, मेंटल प्रोसेस से लेके मेंटल प्रोसेस से पूरा यहाँ पे बहुत सारी हमने चीजें इसके अंदर देखी थी, कैसे कैसे काम करती हैं। कि पहले सेंसेस होते हैं, फिर तवज्जो जाती है, फिर हम अपने जहन पे जोर डालते हैं, है ना, फिर हम उसकी चीजों की कंसिस्टेंसी, डेप्थ, ये सारी चीजें देखते हैं, फिर उसकी इमेज बनाते हैं और इधर से हमारा मेंटल प्रोसेसेस काम करते हैं, तब जाके हमारा परसेप्शन बनता है। याद है आपको? इसका पूरा एक पेज पे वो है, ये देखिए, याद आया कुछ आपको इसको देख के? ये इंग्लिश की बुक में इस तरह से है, उर्दू की बुक में भी है। यस, मिल भी गया आप लोगों को, वेरी नाइस। ठीक है, इदराक के बारे में, सेंसेशन के बारे में एक लेसन हमने पूरा पढ़ा था, ये उससे लिया गया है। तो इस तरह से हमारा पूरा ये प्रोसेस काम करता है। हम इसको भी बना के, इसको आप पूरा बना के एक मिसाल दे सकते हैं। जैसे इसमें एक मिसाल दी गई है, यहाँ पे आपका एक इंग्लिश में आंसर है ये। The physical object in the world is called the distal stimulus, distant from the observer, and the optical image on the retina is called proximal stimulus. The major task of perception is to determine the distal. आप देखिए ये आपका क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया गया है यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कितना लंबा आंसर बन रहा है इसका। इसको देख के आपको अंदाजा लगाना है कि आपके आखिरी के जो 4 सवाल हैं वो आपको इतने लंबे करने हैं। ठीक है, बहुत शॉर्ट में यहाँ नहीं जाना। आखिरी के 4 सवाल आपके बहुत डेप्थ में जाने वाले हैं। अच्छा, फिर ये कि किस तरह से सवाल करेंगे, तो जो आपको सवाल पहले आता है ना, आप वो पहले करें आंसर शीट में। नेक्स्ट वीक में मैं आपको थोड़ा सा सॉल्व करके लिखना कैसे है वो बताऊंगी। ठीक है, अभी बस आप इतना देख लें कि एक सवाल का इस तरह से एक लंबा जवाब आपका जाएगा। अब जैसे दूसरा सवाल है कि उन सारे फैक्टर्स के बारे में बताएं, वो अवामिल बताएं जो किसी की इदराक को मुतासिर करते हैं। तो यहाँ पे वो इस तरह से इसका आंसर दिया गया है, प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी, कंटिन्यूटी, क्लोजर, कॉमन रीजन। ये पूरा आपकी बुक में दिया हुआ है ना।
पॉइंट्स बता दिए गए कि आपकी इदराक को असरअंदाज करने वाली चीजें कौन सी हैं, वो पॉइंट वाइज आपकी उसमें, जैसे कुर्बत थी, कंटिन्यूटी, तसलसल था इसके अंदर, है ना, सिमिलैरिटी, मिलता जुलता होना किसी चीज का, ये चीजें होती है हम हमारी परसेप्शन को वो करती है, यानी कि जो चीज हमारी पास होगी उस पर हम ज्यादा तवज्जो देंगे, है ना, और जो चीज हमें मिलती जुलती लगेगी हम उसको, जैसे मैंने आपको ये दिया, मैंने दिखाया, मैं इसको चला के दिखाऊं, ये चलता भी नहीं है, लेकिन आप इसको पेन ही कहेंगे, क्यों, यहाँ पे ये चल जाता है, अगर मैं इसको यहाँ पे चलाऊं तो ये चल जाता है, तो मतलब क्या है, ये पेन की तरह लग रहा है ना, तो आपने इसका नाम पेन क्यों दिया, क्योंकि ये सिमिलर है उस चीज से जो आपने पहले देख रखी है ना। आप चीजों को, नई चीजों को कैसे पहचानते हैं, उसी तरह से पहचानते हैं जब आपने चीजों को पहले से देखा हुआ होता है ना। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब ये वो सवालात हैं जिनको मैं आपको सॉल्व करके यहाँ पे नहीं बता सकती, लेकिन यहाँ मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे सकती हूँ कि आपको इन्हें सॉल्व कैसे करना है। जैसे ये सवाल है आपका, ज़हनी सेहत और ज़हनी बीमारी में फर्क करें। इंग्लिश में अगर इसको कहेंगे तो मेंटल इल हेल्थ और मेंटल इलनेस, ये दोनों क्या चीजें हैं। तो ज़हनी सेहत में, ज़हनी सेहत नहीं है यहाँ पे, ये थोड़ा सा गलत है, ज़हनी खराब सेहत और ज़हनी बीमारी। देखिए हमने जब अभी ये ज़हनी बीमारियों के बारे में पढ़ा था नफ्सियात के अंदर, तो आपको याद होगा डिसऑर्डर्स वाला लेसन हमने पढ़ा था, है ना। तो हमने ये देखा था कि जब इंसान चिड़चिड़ा रहने लगता है, हर टाइम बहुत ज्यादा स्ट्रेस उसको रहने लगता है और चीजों में वो डिस्टर्ब हो जाता है जल्दी, तो वो डिस्टर्बेंस जो होती है वो मेंटल इल हेल्थ कहलाती है। ये लोग ज्यादा प्रोन होते हैं, यानी कि ज्यादा उम्मीद हो सकती होती है कि ये लोग ज़हनी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। लेकिन ज़हनी बीमारी इटसेल्फ ये बिल्कुल अलग चीज है, यानी कि जब इंसान पूरी तरह से बीमार हो गया, उसको कोई डिसऑर्डर हो गया, वो डिसऑर्डर्स हमने अलग अलग बहुत सारे पढ़े थे, वो ज़हनी बीमारी के इसमें आ जाएंगे। अब ये क्योंकि आपका 5 नंबर का सवाल है और ये तकरीबन आपको 120-80 अल्फाज के बीच में करना है, तो आप ऐसा करें कि इतने हिस्से को आपको आधा वो देना है, यानी कि 40 लाइंस या 50 लाइंस आप समझ लें, आपको इसको देनी है। इस 50 लाइंस में से भी आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सवाल का एक हिस्सा है, इस एक हिस्से में आपको आधा सवाल देना है और आधे में भी 2 चीजें पूछी गई हैं, तो दोनों को आपको कितना देना होगा, कम से कम 3 लाइन इसकी और 3 लाइन इसकी आपको बतानी होंगी, ठीक है। हाँ जवाब दिखा, अभी आपको मैं इसका एक एग्जाम्पल भी दिखा दूंगी। इर्द गिर्द में आमतौर पर नजर आने वाली कमजोर ज़हनी सेहत के 8 इशारे बताएं। वो कौन कौन से सिंबल्स हैं जो बीमारियों को बताते हैं। क्योंकि बेटा टाइम ऐसा लगेगा ज्यादा डायरेक्ट ढूंढने में, तो मैं इस तरह से आंसर आपको इंग्लिश में दिखा रही हूँ, उर्दू वाले बच्चे भी देख लें, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि यहाँ पहले मेंटल इल हेल्थ को समझा दिया गया 3-4 लाइन में, फिर मेंटल इलनेस को बता दिया क्या होती है, यस। और इंडिकेटर्स, अगर किसी की खराब ज़हनी सेहत है तो उसको उसकी क्या पहचान है, तो उसमें 8 इंडिकेटर्स पूछे हैं, कुछ आप अपनी बुक में से भी देख सकते हैं। यहाँ पे 8 इंडिकेटर्स दे दिए गए कि ऐसे इंसान में रोजाना के काम में डिसऑर्गेनाइज हो जाता है, इंसान जो है गैर तरतीबी दिखाता है अपने कामों में। दूसरे लोगों के साथ रिलेशनशिप, उसके जो रिश्ते हैं वो खराब होने लगते हैं। एंग्जाइटी एंड वरी, बहुत ज्यादा टेंशन का शिकार हो जाता है, बहुत ज्यादा फिक्रमंद नजर आने लगता है हर वक्त। अच्छा ये ऐसा नहीं है कोई 5 मिनट के लिए फिक्रमंद नजर आए तो हम समझ लें कि भाई खराब ज़हनी सेहत है, नहीं। जो रोजाना के लंबे अरसे तक हम देखें, काफी लंबे टाइम तक अगर वो हर वक्त टेंशन का शिकार है तो। नेगेटिव एटीट्यूड, एटीट्यूड दूसरों की तरफ और खुद की तरफ नेगेटिव एटीट्यूड हो जाता है, यानी कि अपने आप को मलामत करते रहते हैं, हम बहुत बुरे हैं, हमारे साथ अच्छा होना ही नहीं चाहिए, हम ही गलत हैं, हमारी ही सारी गलती है, खुद को कमतर फील करने लगे। विड्रॉइंग फ्रॉम रिलेशनशिप्स, दूसरों के साथ नए रिश्ते कायम करने में डरे या जो पुराने रिश्ते हैं उनको भी तोड़ना शुरू कर दे, नए लोगों से दोस्ती ही ना करे या दोस्ती करने में बहुत परेशान हो, या ऐसी मंशियात का इस्तेमाल करने लगे जो नशे वाली चीजें हैं ना, इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करने लगे। तो इस तरह के इंडिकेटर्स हैं। अच्छा यहाँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि आंसर किस तरह फ्रेम करना है। आंसर को 2 हिस्सों में पूछा गया था, पहले हिस्से में 2 चीजें थी, यहाँ पहले 2 चीजों को अलग अलग डिवाइन किया है ना।
जहनी खराब सेहत और जहनी बीमारी अलग अलग डिफाइन किया है। उसके बाद वो सारी चीजें जो बताती है कि देख के पता लगाया जा सकता है कि किसी इंसान की जहनी सेहत खराब चल रही है, तो वो निशानियां हैं। ठीक है, इस तरह से आप और भी कुछ निशानियां हैं जो हमने बुक में पढ़ी हैं वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें थोड़ा बहुत इनपुट आप अपनी तरफ से भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है आपको रटा रटाया आंसर लिखना है यहाँ पे। ठीक है, आप आंसर को अपने हिसाब से फ्रेम कर सकते हैं, अपने अल्फाज में बना सकते हैं, या कुछ चीजें इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने ये 6 पढ़े हैं, इसके अलावा भी 1-2 पॉइंट आप अपनी तरफ से डाल सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, अगर आप पढ़ के गए हैं और भूल गए हैं तो ऐसे में भी आप थोड़ा बहुत इसमें अपनी तरफ से कर सकते हैं। सब्जेक्टिव में ये थोड़ा सा हमारे पास लचक होती है कि आंसर हम बना सकते हैं, लेकिन वही अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है तो वहां बिल्कुल लचक नहीं होती। आपको जवाब वही देना होगा जो सही जवाब है, वरना सही जवाब दिया तो पूरा नंबर और गलत जवाब दे दिया तो नंबर पूरी तरह से 0। इसमें चांसेस नहीं होते। बेटा मैं उर्दू में ही समझा रही थी, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे, मिसाल के तौर पर ये इंग्लिश में दिखाया है आपको, और आपको इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए। इंग्लिश बहुत जरूरी है। मैंने तो शुरू से ही इस बार तो खास तौर से उर्दू प्लस इंग्लिश में पढ़ाया है। ऐसा तो हुआ ही नहीं कि मैंने पूरा उर्दू में पढ़ाया हो, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा आप मेंटली प्रिपेयर हो। आपके एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर में कोई एरर आ जाए, तो फिर आपको इंग्लिश वाले ही क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। तो ऐसे में अगर इंग्लिश बिल्कुल नहीं आ रही, इतने घबरा रहे हैं आप, देखिए एक होती है, क्योंकि आप साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पे एक हिदायत दूंगी। ठीक है, वो ये कि आप लोग जिस चीज से घबराएंगे उसको आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अगर आप उस चीज के डर को अपने दिल से निकाल दें तो वो चीज आपके लिए आसान हो जाती है। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन पेपर हो गया। यहाँ आपका टाइम भी बहुत ज्यादा ऊपर हो चुका है। आपको जो सबसे अच्छा रहा है ना क्वेश्चन का नंबर डालें और पहले वही करें। चलिए ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।